वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग एक बहुत ही रिलेवेंट और मच डिस्कस्ड टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो ये समिट अटेंड किए हैं और ये मतलब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसा चाइना है, यूएसए हैं। बट द पॉइंट इज़ बोथ यूएसए एंड चाइना, यहाँ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, ना बाइडेन ना शी जिनपिंग, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस ईस्ट एशिया समिट में इस साल पार्टिसिपेट नहीं किया। जब पार्टिसिपेट नहीं किया तब क्या हुआ कि पीएम मोदी जी जब वहाँ पर जाते हैं और अटेंड करते हैं तो ये दर्शाता है कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है, जो आसियान कंट्रीज़ जो हैं, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वी डू नॉट टेक इट लाइटली। आप समझिए 6 और 7 सितंबर को ईस्ट एशियन समिट हो रहा था और 9-10 को इंडिया में क्या हो रहा था, आपका G20 का समिट हो रहा था। ऐसे में अगर मोदी जी चाहते तो नहीं भी जाते, तो लोग समझते हैं कि क्योंकि इनके वहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, उसके बावजूद भी ही मेड टाइम एंड गो एंड अटेंड दिस ईस्ट एशिया समिट। तो इससे दर्शाता है कि दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जब आप किसी एक छोटे व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंट टू स्मॉलर कंट्रीज़, ठीक है, स्मॉलर कंट्रीज़ वो भी आपके लिए आपका जो रेस्पेक्ट है, आपको देखने का जो नज़रिया है, उनके नज़र में चेंज हो जाती हैं। और व्हेन देयर इज़ सम सीरियस इश्यूज़, ठीक है, कभी कोई इश्यूज़ हो गया, आप मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में कोई वोटिंग हो रहा थी, ये सब कंट्रीज़ आपके लिए सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो इसीलिए ये जो ईस्ट एशिया समिट में जो यूएसए का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, मतलब वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आए कमला हैरिस, और जो है चाइना से जो है आपका ली कियांग आया, ठीक है, जो आपका प्रीमियर है, चाइना सेकंड पोजीशन में आते हैं शी जिनपिंग के बाद। ये लोग गए, लेकिन इंडिया से हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर गए और पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट टू इंडियन डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये आप इतना समझ सकते हैं कि हम लोग ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी देश की जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम देखेंगे कि ईस्ट एशियन समिट होता क्या है। ईस्ट एशियन समिट जो है ये एक रीजनल फोरम है, ठीक है, हर साल होता है बाय लीडर्स ऑफ इनिशियली 16 कंट्रीज़ इन द ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ एशियन, ओशनियन रीजन, बेस्ड ऑन द आसियन +6 मैकेनिज्म। तो आसियन में क्या है, आपका 10 कंट्रीज़ है, तो उसके साथ और 6 कंट्रीज़ को जोड़ देने के बाद आपका ये होता है ईस्ट एशियन रीजन जो हो गया, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ एशियन, ओशनियन रीजन से जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो इस तरह से टोटल 16 कंट्रीज़ जो हैं आपका इस ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। ठीक है, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि शी जिनपिंग जो हैं अभी यहाँ पर नहीं गए, और G20 की जब समिट हुई इंडिया में, वहाँ पर भी नहीं आए। तो बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग की तबीयत ख़राब है, या फिर क्या शी जिनपिंग जो उनकी देश में जो इकोनॉमिक हालात जो बुरी होते जा रही है, क्या उसकी वजह से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रही है चाइना में, क्या इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं, बट इनका एब्सेंस इंडिया के लिए एटलीस्ट अच्छा संकेत है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनने जा रहा है। इंडिया इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर, ठीक है, जियोपॉलिटिकल पावर। तो ये आपको समझना होगा। उसके बाद मेंबरशिप अगर हम बात करें, पहले 16 कंट्रीज़ था, अभी 18 कंट्री हो गया। रशिया को इंक्लूड किया गया, यूएसए को इंक्लूड किया गया। ये कब हुआ, 2011 में जब 6ठा ईस्ट एशियन समिट हो रहा था, उस टाइम ये रशिया और यूएस को भी ऐड किया गया। जब से ये आपका ईस्ट एशियन समिट की शुरुआत हुई, ठीक है, तब से क्या देखा, आसियन हैज़ हेल्ड द सेंट्रल रोल एंड लीडरशिप इन द फोरम। तो आसियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये आपका सेंट्रल रोल प्ले किया है कि इन कंडक्टिंग दिस समिट्स एंड डिस्कसिंग ऑन व्हाट आर द टॉपिक्स दैट शुड बी डिस्कस्ड अपन। तो ये सारे चीज़ें हैं जो है आसियन कंट्रीज़ के द्वारा किया जाने लगा। अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं इसमें, ब्रुनेई दारुस्सलाम आते हैं, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया,
म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूएस, वियतनाम। तो सारा जो कंट्रीज़ हैं लगभग इसी रीजन से हैं, एक्सेप्ट आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जो है ओशनियन रीजन से आ गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है आपका साउथ एशिया से आते हैं, फिर आपका देखिए यूएस आते हैं यहाँ पर, तो फिर रशिया हैं जो आपका यूरेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आधा यूरोप आधा रशिया। तो इस तरह से ये इनकी जो मेंबरशिप है काफ़ी डाइवर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आशियन के कंट्रीज़ के आसपास के कंट्रीज़ को ही मेंबरशिप दिया है, नहीं, मतलब नॉर्थ अमेरिका से भी हैं, यूरेशिया से भी हैं, साउथ एशिया से भी हैं। तो इस तरीके से इसके मेंबरशिप दर्शाता है कि they really want to discuss some important economic aspects of global affairs। तो उसको डिस्कस करने की मंशा से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सीरियस एक एफर्ट है इन ब्रिंगिंग टॉपिक्स दैट मैटर, ओके। तो ईस्ट एशिया समिट की जो मीटिंग्स होते हैं वो क्या होता है, पहले तो आपका आसियान लीडर की जो मीटिंग होती है, आसियान ये जो 10 कंट्री के जो लीडर हैं वो जब उनका मीटिंग हो तो उसके थोड़े ही बाद में ये ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग होती है, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजनल आर्किटेक्चर ऑफ एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो आपका कहाँ पर कौन से रीजन की बात आती है, आप मान लीजिए तो ये मान लीजिए ये आपका एशिया हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये साउथ अमेरिका। तो इस पूरे रीजन को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया पैसिफिक की रीजन। तो इस एशिया पैसिफिक के रीजन के इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस किया जाता है आपका ईस्ट एशिया समिट में, ठीक है। और ये पहला समिट कब हुआ था, इट वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कुआलालंपुर मलेशिया 2005 में हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो ये जो ईस्ट एशियन समिट की जब हम बात करते हैं, इसकी जो आइडिया है, पहली बार मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद, ठीक है, महाथिर मोहम्मद के द्वारा ही ये आइडिया दिया गया था, और ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मटेरियलाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। उसके अलावा अभी अगर हम बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग्स कैसी होती हैं, उसका क्या प्रोसेस है, तो ये यूजुअली आपका जो आपका एशियन लीडर्स की जो मीटिंग होती है उसके साथ साथ होता है। पहले एशियन लीडर्स की मीटिंग हो जाती है, उसके बाद जो है आपका ईस्ट एशिया समिट कंडक्ट करवाया जाता है इन द 4th क्वार्टर ऑफ एवरी ईयर। 4th क्वार्टर बोले तो 3 महीने का आप वो कर लीजिए, ठीक है, जनवरी से लेकर हो गया 12 महीने। तो ये 4th क्वार्टर, ये जो आखिरी के जो वो होता है आपका, तो 4th क्वार्टर में जाके आपका ये मीटिंग होता है, ईस्ट एशियन समिट की मीटिंग होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ईस्ट एशिया समिट लीडर समिट इज़ सपोर्टेड बाय वेरियस मिनिस्टीरियल एंड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, जैसे आपका फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होता है, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग बोलते हैं इसको, फिर डिफेंस मिनिस्टर्स का भी मीटिंग होता है, एजुकेशन मिनिस्टर्स का भी मीटिंग होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट एशियन लीडर्स का जो समिट होता है, यहाँ पर इसको ऐसा नहीं है कि बस टॉक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले लोग भी मीटिंग में शामिल होते हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। तो इट इज़ एन एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज टू मेक दिस इनटू ए ट्रूली मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। तो ये हम लोग देखते हैं कि ईस्ट एशियन लीडर समिट के साथ साथ ये सारे मीटिंग्स भी होती हैं। तो इनका 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, क्या क्या जिस विषय पे इन लोग बात करना चाहते हो वैसा 6 एरिया है, जैसे एनवायरनमेंट और एनर्जी के फील्ड में इनको बात करना है, एजुकेशन के फील्ड में बात करना है, फाइनेंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ एंड पेंडेमिक डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और आसियान के अंदर जो कनेक्टिविटी है, चाहे रेलवे के थ्रू हो, चाहे वाटरवे के थ्रू हो, चाहे फ्लाइट के थ्रू हो, इन तमाम विषयों पे चर्चा करने की कोशिश किया जाता है। ये 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, कहाँ पर, ये 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हेन इट कम्स टू ईस्ट एशियन समिट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ एंड पेंडेमिक डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आसियान कनेक्टिविटी। तो ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है।
और अगर हम बात करें, ये और भी कुछ आपका ऐसा टॉपिक है जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए आते हैं, जो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, इस पे भी डिस्कशंस होती हैं। रीजनल आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है, मेरीटाइम सिक्योरिटी की। आप अगर जाएँ साउथ चाइना सी की बात करें, ठीक है, साउथ चाइना सी में चाइना का एक दबदबा है। चाइना वहाँ पर अपना क्लेम करते हैं कि पूरा साउथ चाइना सी जो है चाइना का है, और इसी के चलते जो है चाइना वहाँ पर आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका वियतनाम हो गया, चाहे आपका ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ को डराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में मेरीटाइम सिक्योरिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन तमाम कंट्रीज़ के लिए। फिर नॉन प्रोलिफरेशन, जो आपका हार्मफुल वेपन्स वगैरह हैं, चाहे आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या फिर केमिकल वेपन्स की बात करें, ठीक है, इस तरीके के जो वेपन्स उसको बढ़ाया ना जाए। नॉन प्रोलिफरेशन, उसको अगर किसी के पास है तो है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। काउंटर टेररिज्म, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो रिसेंटली 2001 से लेकर जो आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हमें देखने के लिए मिली हैं, ठीक है, उन तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा आज के डेट में थ्रेट अगर कहीं से आ रही है तो साइबर स्पेसेस से आ रही हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से जो हमारे अलग अलग जो पावर ग्रिड है, चाहे आपका डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो अटैक होती हैं उसको रोकना, उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशंस होती हैं अपार्ट फ्रॉम द 6 प्रायोरिटी एरियाज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ब्रीफ एजेंडा में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करते हैं ईस्ट एशिया समिट में। और इंडिया और ईस्ट एशिया समिट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ईस्ट एशिया समिट का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है 2005 से ही, ठीक है। जब मलेशिया में पहली बार ईस्ट एशिया समिट हुआ तब से इंडिया की यहाँ पर क्या है भागीदारी है। इंडिया हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग एज ए फाउंडिंग मेंबर इन ऑल इट्स मीटिंग एंड एक्टिविटीज़, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया ये सोचते हैं, इंडिया का ये मानना है कि जो ईस्ट एशिया समिट जो है, हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, जो हमारे कंट्री के जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कैम्बोडिया हो गया, ठीक है, फिर सिंगापुर हो गया, इन तमाम कंट्रीज़ के साथ हमारा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन, हम इंडिया का जो एक एक्टिव एंगेजमेंट होगा वो हमारा उसके लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक न्यू थ्रस्ट मिलता है, न्यू सपोर्ट मिलता है विथ दिस ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट हमारे इस गोल को, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा रीचेबल बनाता है, ईजी बनाता है, ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ आसियान एंड अदर रीजनल कंट्रीज। तो जब हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत ज़ोरों शोरों से, अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर हम लोग ज़ोरों शोरों से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो आसियान कंट्रीज है, इनएविटेबली वी आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद आसियान कंट्रीज, ठीक है। तो एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक इन नवंबर 2019 इंडिया ने क्या लॉन्च किया, IPOI, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में ईस्ट एशिया समिट held in Bangkok, ठीक है, which is aimed at forging partnerships to create a secure and stable domain, maritime domain। तो हमारा जो मेरीटाइम डोमेन है, जो आपका समुद्री तट है, समुद्री इलाका है, वहाँ पर हमें क्या एक सिक्योर, जहाँ पर सिक्योरिटी हो और किसी भी तरीके के इंस्टेबिलिटी ना आए, कोई कंट्री वहाँ पर ज़बरदस्ती आपको डराने की कोशिश करे। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम बात करते हैं कि सिक्योर एंड स्टेबल मेरीटाइम डोमेन, इसके लिए इंडिया ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव की जो बात है ये रखी थी 2019 में ईस्ट एशिया समिट दैट वाज हेल्ड इन बैंकॉक, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया ने ईस्ट एशिया समिट की जो कोऑपरेशन, ईस्ट एशिया समिट की जब बात करते हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सारे फील्ड में कोऑपरेशन दिया है। जैसे कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जब भी हमारे इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ में कभी भी कहीं पर भी डिजास्टर हो, खाली इंडिया के आसपास नहीं, अभी हाल ही में क्या हुआ था, आपका टर्की में बहुत ही भयावह वो होता है,
अर्थक्वेक हुआ था। टर्की में भी हम लोगों ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पर हमारे इंडियन एनडीआरएफ जो हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स जो हैं, उनको हम भेजे हैं। तो जब भी हमारे आसपास के कंट्रीज़ में किसी भी तरीके की डिज़ास्टर्स आती हैं तो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो जाते हैं। इंडिया पहला एक कंट्री होता है जो वहाँ पर हेल्प करने जाता है। 2015 में जब नेपाल में भयंकर अर्थक्वेक आया तो इंडिया वहाँ पर सबसे पहला कंट्री बना जो उनको मदद करने के लिए। 2004 में थाईलैंड में इंडिया पहुँच गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान, काफ़ी ज़्यादा मदद के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे सामने आ जाता है। इंडिया जो है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज की जो रिन्यूएबल सोर्सेज को इंक्रीज़ करने का जो उनके पास जो एक कमिटमेंट है उसको भी आप देख सकते हैं। फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, इन तमाम क्षेत्र में इंडिया के द्वारा एक वायबल जो है आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है टू दिस फोरम्स, ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, अभी 2023 में अभी जब ये जो 6-7 सितंबर को जो आपका हुआ ईस्ट एशिया समिट जो हुआ, जहाँ पर कहाँ पर हुआ, ये हुआ इंडोनेशिया के उसमें, ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ। तो यहाँ पर इंडिया ने 12 पॉइंट प्रोपोजल रखा है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि ये 12 चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को वो रखना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। वी शुड पे अटेंशन टू दिस 12 प्रोपोजल्स। क्यों करना चाहिए? इंडिया और आसियान की जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। किसके क्षेत्र में? कनेक्टिविटी को बढ़ाने में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमिक एंगेजमेंट, हमें व्यापार के माध्यम में भी व्यापार के जो फील्ड है वहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा वो करना है, हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मजबूत करना है। फिर जो भी हमारा मौजूदा चैलेंजेस है, चाहे आपका साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चैलेंजेस हो, फेक न्यूज़ से जुड़ा हुआ चैलेंजेस हो, इन तमाम चैलेंजेस को हमें टैकल करना है और लोगों के बीच में जो रिश्ते हैं उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है, और डीपनिंग स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमें करना है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बताते हैं कि मैं 12 चीज़ें प्रपोज करता हूँ। उसमें सबसे पहला क्या है, जिसको मैं रीड आउट इसलिए करूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 12 का 12 पॉइंट एकदम बाय हार्ट कर लें, बट ये आप 1-2 बार इसको रीड ज़रूर करें ताकि आपके जहन में रहे। जब भी इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस 12 पॉइंट एजेंडास, तो आप एटलीस्ट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको रिस्पॉन्ड करने में मदद कर पाए। तो पहला ये है कि एस्टैब्लिशिंग मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी क्या होता है? एक ऐसा मतलब सेंटर ऑफ ट्रेड, ठीक है, सेंटर ऑफ ट्रेड जहाँ से आपका क्या होता है, मेरीटाइम वो भी होता है, मेरीटाइम ट्रेड भी हो, ठीक है, फिर वहाँ से आप क्या करते हैं, रेलवे लिंक भी होगा वहाँ से, फिर वहाँ से क्या होगा, रोडवे लिंक भी होगा। तो इस तरीके का मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका हम लोग मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कहते हैं। तो ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो है हमें वो करना है, बनाना है, दैट लिंक्स साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप। ये तमाम चीज़ों को, ये तमाम जो एरियाज़ हैं, 4 एरियाज़, वेस्ट एशिया हो गया, जैसे वेस्ट एशिया में कौन कौन सा कंट्रीज़ आते हैं, जो आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, टर्की, इस रीजन को हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, ये कौन से कंट्रीज आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। फिर आप इंडिया तो है ही, तो ये एक कनेक्टिविटी हमें बनाना है, ये इंडिया प्रोपोज किए हैं। फिर उसके अलावा हमारा जो इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है, काफ़ी मतलब जो है सक्सेसफुल रहा है इन डिसमिनेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू कॉमन पीपल। चाहे वो आप कोविन पोर्टल की बात करें, ठीक है, कोविन पोर्टल की बात करें, यूपीआई की बात करें, ये सारे जो आपका टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। तो इंडिया ने बोला कि हम इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को आसियान पार्टनर के साथ भी जो है हम शेयर करना चाहते हैं। तीसरा क्या है कि आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, ये हमें बनाना चाहिए, एक ऐसा फंड बनाना चाहिए डिजिटल फ्यूचर के लिए, ताकि हम जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिजिटल जो आपका टेक्नोलॉजिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजिकली जो चीज़ें रोज़ अपग्रेड हो रही है, और फाइनेंस के क्षेत्र में जो हम लोग हर रोज़ हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी डिजिटल स्पेस में हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला है कि जो
announced renewal of support to economic and research institute of ASEAN and East Asia। तो एक आपका वो है एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूअल मतलब हमारे जो सपोर्ट है उसको हम लोग रिन्यू करते हैं, जो हम पहले कर रहे थे उसको हम दोबारा सपोर्ट करना चाहते हैं, टू एक्ट एज नॉलेज पार्टनर फॉर एनहेंसिंग आवर एंगेजमेंट। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की वो तमाम कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज जो आपका इक्वेटर के मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, ठीक है, इक्वेटर के साउथ में आता है। जैसे आपका इंडिया एग्जैक्टली इक्वेटर के साउथ में तो आते नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए ग्लोबल साउथ ये एक एग्जैक्टली अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ, अगर हम बात करें ये आप मान लीजिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर के साउथ में जो आता है उसको बोलना चाहिए ग्लोबल साउथ, ठीक है, लेकिन इंडिया नॉर्थ में ही पड़ते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी हम इंडिया को ग्लोबल साउथ का पार्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं कि ग्लोबल साउथ एज ए कॉन्सेप्ट ये दर्शाता है कि जो आपका थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये थर्ड वर्ल्ड ये वर्ड किसी अंग्रेज ने मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक व्यक्ति ने दिया था। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हो गया, चाहे वो आपका इंडिया हो, फिर बांग्लादेश हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, ठीक है, अर्जेंटीना हो, ये तमाम कंट्रीज़ को हम लोग एक साथ ग्लोबल साउथ कहते हैं। नॉट नेसेसरली कि वो लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ रहा हो, क्योंकि ये पहले किसी ना किसी तरीके की कॉलोनियलिज्म के अंडर में आते थे और ये लोग डेवलपिंग कंट्री से, इसलिए इसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो बोलते हैं कि कॉल्ड फॉर कलेक्टिवली रेजिंग इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय ग्लोबल साउथ इन मल्टीलेटरल फोरम। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब भी कोई डिस्कशंस हो रही हैं, हमारे तमाम साउदर्न कंट्रीज़ जो हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनकी इश्यूज़ को सामने रखना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि इन्वाइटेड आसियन कंट्रीज टू ज्वाइन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय WHO इन इंडिया। इंडिया में WHO के द्वारा GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो बोला कि आसियन कंट्रीज को भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका नाम क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो जो आपका एनवायरनमेंट चेंजेस जो हो रही है आपका, ठीक है, जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा जहाँ पर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर एनवायरनमेंट को हम लोग हार्म ना पहुँचाएं। तो इस तरीके की हमें एक मिशन हमारा लाइफ में ऐसा मिशन होना चाहिए। तो इसी मद्देनज़र में मोदी जी ने ये मिशन लॉन्च किया था। तो बोला कि आप भी, आसियन कंट्रीज़ भी इस मिशन लाइफ में पार्टिसिपेट करें। फिर क्या बोला कि ऑफर टू शेयर इंडियाज एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन टू पीपल थ्रू जन औषधि केंद्र। जो इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, भारतीय जन औषधि परियोजना फिर हो गया, ठीक है, आयुष्मान भारत अभियान हो गया, इसके थ्रू जो है हम लोगों ने अफोर्डेबल मेडिसिन को प्रोवाइड करने की कोशिश किए हैं। तो इंडिया ने ऑफर किया कि हम ये बेनिफिट जो हैं आसियन कंट्रीज़ तक भी पहुंच सकता है अगर आसियन कंट्रीज़ को जो लीडर्स हैं दे एग्री एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ आस, हम लोग मदद करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। कॉल्ड फॉर कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड साइबर डिसइंफॉर्मेशन। तो हमें टेररिज्म को कलेक्टिवली साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा फेसलेस हो गया है। फेसलेस क्यों हो गया है, क्योंकि आज जो है साइबर स्पेस में हो रहा है, आज इंटरनेट के माध्यम में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रिमोटली वो किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी एक कंट्री के लिए ये मुमकिन नहीं है कि टू फाइट टेररिज्म ऑल एलोन। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू कलेक्टिवली कम टुगेदर एंड फाइट टेररिज्म। और कोई भी कंट्री या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में फंडिंग कर रहे हैं उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। और साइबर डिसइंफॉर्मेशन ये सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इन द 21st सेंचुरी अलॉन्ग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सम सेक्टर्स। तो हमें जो साइबर मतलब इंटरनेट के थ्रू जो आप मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जो फैला रहे हैं, अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है जो लोग फैलाते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा फैलाया जाता है फेक न्यूज़। और डिसइन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट पर्पसफुली फैलाते हैं तो उसको हम लोग डिसइन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो हमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इन तमाम चीज़ों को हमें रोकने की कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए विल हैव टू कम कलेक्टिवली टुगेदर, ओके। फिर उनका और एक सुझाव ये है कि इन्वाइटेड आसियन कंट्रीज टू ज्वाइन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे इंडिया के पास क्या है, CDRI है, ठीक है,
कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं। जब भी कोई कहीं पर भी डिजास्टर होते हैं हम लोग वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आसियान कंट्रीज को भी इन्वाइट किया गया, यू शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस नोबल इनिशिएटिव, ताकि कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर जाके उनको मदद पहुँचा पाए। कॉल फॉर कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉल फॉर एनहेंस्ड कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हो गया। फिर उसके अलावा हर साल जो है आसियान इंडिया समिट होता है। तो ये 28th आसियान इंडिया समिट की फ़ोटो है। ये मोदी जी हैं, ये जोको विडोडो, ये जो है आपका इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के हो गए। फिर उसके अलावा ये जो है आपका अनवर इब्राहिम है, ये मलेशिया के हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग तो मैं जानता नहीं हूँ, खैर। तो इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आसियान क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। फिर आसियान इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोग देखेंगे। आसियान जो है ये 8 अगस्त 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था थाईलैंड में। इसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको वो किया गया था, सेटअप किया गया था। कब? 1967 में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जकार्ता, इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। तो इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसका वो भी आसियान डिक्लेरेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड द फिलीपींस। तो द प्रोसीडिंग और प्रीसीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ये आसियान की बात करें, आसियान से पहले ASA होता था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। इसमें कौन कौन आते हैं? थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया। तो बाद में कुछ और कंट्रीज जुड़ गए आसियान में। पहले तो ये आपका जो इनिशियली जो फाउंडिंग मेंबर्स है, फाउंडिंग मेंबर्स तो 5 ही थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड फिलीपींस। उसके बाद 5 और कंट्री जुड़ गए और यहाँ पर हो गया टोटल 10। तो फाउंडिंग मेंबर्स हमने बताया थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। फिलीपींस को द फिलीपींस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आर्कीपेलागो हैं, ठीक है, कई सारे वो है आइलैंड कंट्री से जुड़ा हुआ होता है। वैसे इंडोनेशिया भी वैसे आर्कीपेलागो है, बट वैसे फिलीपींस को हम लोग द फिलीपींस बोलते हैं। बाद में कुछ कंट्री जुड़े, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओ, PDR, म्यांमार, कैम्बोडिया 1999 में ज्वाइन किया आसियान में, रिजल्टिंग इनटू इट्स मेंबरशिप इंक्रीजिंग टू 10, ठीक है। और 2 परमानेंट वो है आपका ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जैसे आपका पेपुआ न्यू गिनी हो गया और तिमोर लेस्टे, ईस्ट तिमोर भी इसको बोलते हैं। तो आसियान समिट की अगर हम बात करें, आसियान समिट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन आसियान कंप्राइजिंग द हेड ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ आसियान मेंबर स्टेट्स। जो ये जो 10 कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और दिस इज द हाईएस्ट, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप लेवल जो डिसीजंस होता है यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। आसियान समिट हेल्ड ट्वाइस एनुअली एट ए टाइम टू बी डिटरमाइंड बाय द चेयर ऑफ द आसियान। तो जो आसियान के जो उस वक्त के जो चेयरमैन है वो डिसाइड करेंगे कि कब होगा, 1 साल में 2 बार होना है इसका मीटिंग, और कहाँ पर होगा वो तय करते हैं, ठीक है। द समिट इज टू बी होस्टेड बाय द आसियान मेंबर स्टेट होल्डिंग द आसियान चेयरमैनशिप। जो चेयरमैन है वो उन्हीं के कंट्री में ये होगा। तो फर्स्ट आसियान समिट वॉज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया इन 1976, नॉट 67, ओके। तो आसियान इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? पहली बात तो ये है कि फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, इंडो पैसिफिक विजन हो गया, ये तमाम जो आइडियाज़ है ये तभी एक शेप लेता है जब हम लोग आसियान कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। इंडिया का जो एस्पिरेशन है फॉर द रीजन डिपेंड ऑन आसियान दैट इज स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड प्रोस्परस। एक स्ट्रॉन्ग आसियान होगा और फ्लेक्सिबल होगा। इंडिया की जो आइडियाज़ हैं, इंडिया की जो डिमांड है, उसको अगर इनकॉर्पोरेट करने में बिलीफ रखेंगे, वैसे में ऐसा एक आसियान हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। मेरीटाइम एंगेजमेंट हमारा क्या है कि इंडियन ओशन की बात करें, ठीक है, इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन के दरमियान बहुत भारी मात्रा में ट्रेड होती हैं, ठीक है। ऐसे में जो कंट्रीज इंडियन ओशन के आसपास कंट्री है और जो कंट्री पैसिफिक ओशन के आसपास के कंट्री से, इसके बीच में एक वो होना, रिश्ता, अच्छा रिश्ता होना बेहद ज़रूरी है। अब अगर मलक्का स्ट्रेट की बात करें, मलक्का स्ट्रेट मलेशिया में पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस चोक पॉइंट के मतलब मलेशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं कि
जो मेरीटाइम एंगेजमेंट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से बात करें, चाइना बहुत ज़्यादा मस्कुलर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। चाइना जो है आसपास के स्मॉलर कंट्रीज़ को डराते हैं। ऐसे में आसियान और इंडिया एक साथ अगर आए तो एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना सकते हैं। रूल बेस्ड मतलब ऐसा एक रूल हो जो हर कोई फॉलो कर रहा हो। चाइना अपने आप को जितना भी बड़ा माने, इट विल बी नॉट अबव द रूल। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरी है, आसियान और इंडिया के बीच में मतलब जो है कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा फॉर द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, आसियान कंट्रीज 10 कंट्रीज से भाई ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंडियन एंटरप्राइजेस वहाँ पर हैं ऑलरेडी, वहाँ पर जाते हैं, ट्रेड करते हैं। अगर आप सिंगापुर वगैरह में चले जाएँ, मलेशिया में चले जाएँ, तो ऐसे में हमें जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब कंट्रीज़ जो है आपका म्यांमार, थाईलैंड के साथ जो है आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। इन सब कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए हमें आसियान, इन सब स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना ज़रूरी है। उसके अलावा कल्चरल टाइज, जो बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म जो है, इन तमाम एरियाज़ में फैला हुआ है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी है। तो ऐसे में हमें एक पीपल टू पीपल टाई में भी हमें क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश किया थ्रू ईस्ट एशियन समिट। फिर हम लोग आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसियान समिट क्या होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें देखा और 12 पॉइंट एजेंडा भी हम लोग देखें। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any confusion, any clarity you need, please let me know in the comment box. I will be more than happy to respond to your queries. Till then, thank you so much. See you in the next video.